चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने आगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में समझा ना। सबसे पहले बेसिक बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं वो हमने समझा था कि बिजनेस के ऊपर जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, उन सबका अगर कॉम्बिनेशन का हो तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। हर बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना जरूरी है, तो ही उसका बिजनेस जो है वो मार्केट में टिक पाता है, नहीं तो नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज के कितने फायदे हैं वो इंपॉर्टेंट हमने समझी थी। इनके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट पे कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं भाई, उनमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके बारे में भी डिटेल में समझा था। और आज आज हमें जो है वो इस चैप्टर का आखिरी एक पॉइंट देखना है, जो पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हम लोगों ने कल देखा था कि भाई बिजनेस के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स भी जो है वो असर करते हैं, खासकर पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, गवर्नमेंट के फैक्टर्स, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह कैसे हैं, ये सब बिजनेस पे बहुत असर करते हैं। और हमें ये पता है कि जब हमें आज़ादी मिली थी ना, आज़ादी मिली उस वक्त हमारी कंडीशन जो है वो ऐसी थी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब हम पब्लिक के ऊपर जरा सा भी बर्डन नहीं करेंगे, सब कामकाज खुद संभालेंगे। बराबर। हमने पहले जो है वो समझो ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, हमने उनके ऊपर विश्वास किया था कि हाँ भाई चलो आप जो है वो मिलकर अब हम लोग बिजनेस करेंगे। लेकिन वो मिलकर बिजनेस करने के बहाने वो यहाँ पर राज करके चले गए। बराबर ना, इतना बड़ा धोखा जो है वो हम इंडियंस ने खाया था, ऐसे हुआ ना। तो इसलिए जब आज़ादी मिली ना, तो हमारे गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया था कि अब हमें बाहर के देशों के साथ इतना रिलेशन नहीं रखना है। अब कोई भी बाहर के देशों को इंडिया में अलाउड नहीं करेंगे। भाई खुद जो है वो अपना काम खुद करेंगे, हम लोग सेल्फ डिपेंड बनेंगे। बरोबर। ऐसा जो है वो ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और उनके हिसाब से काम शुरू किया। लेकिन आज़ादी के बाद करीबन 42 ईयर्स हो गए, 40 साल से भी ज्यादा हो गए, हमारी कंट्री की ग्रोथ ना के बरोबर होने लगी, ना के बरोबर। क्योंकि कंट्री ने जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखा, या तो बहुत ही लो रिलेशन रखा उन्होंने, कि टेक्नोलॉजीज वगैरह भी बाहर से आना जो है वो एकदम कम थी। यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी नहीं, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू होती तो सरकार ही करती, प्राइवेट लोगों को अलाउड ही नहीं करते थे। तो जिनकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो देश संभाले, कि गवर्नमेंट जो है वो अपना बिजनेस संभाले। भाई सरकार ने खुद सभी कामकाज अपने सिर पर लिए थे, भाई स्कूल भी हम चलाएंगे, बैंक भी हम चलाएंगे, पोस्ट ऑफिस जैसी या रेलवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो भी सब हम लोग ही करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे, सब चीजें सरकार कहती थी कि हम खुद ही करेंगे। बिजनेस भी बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह हम खुद ही जो है वो शुरू करेंगे। तो जिनमें वो नहीं काम कर पाई ना, फाइनली 1991 के बाद यूनाइटेड नेशन के सजेशन से, यूनाइटेड नेशन के साथ जो हमारा कॉम्बिनेशन था, या कहो हम जो है वो ये उनके एक पार्ट है ना, यूनाइटेड नेशन के हम मेंबर हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने सजेशन दिया था कि आपके देश में अब कुछ चेंजेस जरूरी है। और वो चेंजेस फिर जो है वो हमारी कंट्री में लाए गए, जिनके बाद हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बराबर ना। वो जो चेंजेस है ना हमारी कंट्री के सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस कहलाते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहलाते हैं। रिफॉर्म्स मतलब जो बदलाव लाए गए, वो 3 चेंजेस था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और आज हमें इनके बारे में ही समझना है। सिंपल से ये पॉइंट्स हम लोग है ना 9th और 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर भी उन्हीं के ही बारे में हमें समझना है। गवर्नमेंट के ये 3 रिफॉर्म्स, ये 3 पॉलिसीज, ये 3 चेंजेस, जिसकी वजह से पूरी इंडिया का कह सकते हैं ना रूप ही बदल गया। जिनमें सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या, कि भाई गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पॉलिसी जो है वो लिबरल कर दी, लिबरल, छूट छाट ज्यादा देना जो है वो शुरू कर दिया। पहले गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट पॉलिसीज एकदम स्ट्रिक्ट होती थी, जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। भाई किसी को अगर बड़ी कंपनी शुरू करनी हो ना, तो सरकार के इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं। और उनकी वजह से वो इंसान जो है वो कंपनी शुरू करने की सोचता ही नहीं, कि छोड़ो ना यार, कौन जो है वो सरकार के इतने झंझट में पड़े। और वो कंपनी ना शुरू होती तो जिसकी वजह से जो है वो समझो ना कंट्री की ग्रोथ अटकती ना फिर तो। सही बात कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपनी ऑलमोस्ट पॉलिसीज जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर दिया, कितनी पॉलिसीज बिल्कुल बंद कर दी। इसे ही हम लोग जो है वो लिबरलाइजेशन कहते हैं। गवर्नमेंट लिबरल हो गई, छूट छाट देना शुरू कर दिया उन्होंने। जो स्ट्रिक्ट थे ना वो अब लिबरल हो गए, और जिनकी वजह से बिजनेस में बेनिफिट हुआ। क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए वो अगर कुछ पॉइंट्स हम लोग समझे ना, जैसे कि भाई सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने एफडीआई बंद करके रखा था। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सके, या फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो ये अपना बिजनेस चला सकें, ये गवर्नमेंट अलाउड ही नहीं करती थी।
क्योंकि सीधी सी बात थी, सरकार ने समझो ना भाई पहले धोखा खा चुके थे, ब्रिटिशर्स को ऐसे ही अलाउड किया था कि आप यहाँ पे आके बिजनेस करो और वो यहाँ पे राज करके चले गया ना, तो इसलिए सरकार ने कितने टाइम तक तो एफडीआई बंद रखा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद था। बाहर के लोग अगर यहाँ पे होते भी ना तो खाली मनी इन्वेस्ट करते थे, वो भी लिमिटेड, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के साथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होता था बाहर की कंट्रीज का। बाकी बाहर के लोग यहाँ पे आकर बिजनेस शुरू करें ऐसा नहीं था। जैसे आज नहीं देखते हमारे आसपास जो है वो ये मैकडोनल्ड, डोमिनोज या जैसे मोबाइल्स की इतनी सारी जो है वो ये कंपनीज है, सब बाहर की कंपनी है ना, ये सब पहले अलाउड ही नहीं थे। इंडिया में अलाउड ही नहीं थे कि बाहर की कोई कंपनीज यहाँ पर आकर काम करे, एफडीआई बंद था। लेकिन फिर ये लिबरलाइजेशन की मदद से ही जो है वो गवर्नमेंट ने एफडीआई ओपन कर दिया। और पहले जो लिमिट थी ना कि बाहर के देश के लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, वो लिमिट भी उन्होंने हटा दी कि अब बाहर की कंट्रीज को पूरा बिजनेस ही यहाँ पर शुरू करना हो तो भी अब तो हमारी गवर्नमेंट वेलकम करती है कि हाँ भाई आओ और यहाँ पर आकर जो है भाई अपना बिजनेस शुरू करो। बराबर, ये लिबरलाइजेशन का है ना। पहले लाइसेंस राज चलता था, लाइसेंस राज अगर कहो ना तो गवर्नमेंट के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे कि एक लाइसेंस लेने के लिए भी समझो ना कि भाई बिजनेसमैन के समझो पसीने छूट जाते थे, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, वो अब एकदम लिबरल कर दिया। अब छोटे मोटे बिजनेस के लिए तो अगर हमें लाइसेंस लेना है, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो लाइसेंस लेना है तो बस गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ और एक ही जो है वो डॉक्यूमेंट से हमें लाइसेंस मिल जाता है, एकदम ईजिली मिल जाता है। बराबर, हाँ भाई बड़ी कंपनी हो तो उनके लिए थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस हैं, छोटे छोटे बिजनेस के लिए तो कुछ भी नहीं। सही बात ना। और ये जो पहले स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस थे ना वो सब भी जो है वो लिबरलाइजेशन में उन्होंने कम कर दिया। भाई पहले इतने स्ट्रिक्ट रूल्स थे, अब इजीली जो है वो लाइसेंस वगैरह मिल जाता है। कितने सारे एक्ट जो है वो उन्होंने चेंज कर दिए, पहले जो दूसरे एक्ट थे वो उन्होंने बदल दिए। जैसे पहले एक एक्ट आता था फेरा, फेरा कहते थे, मतलब FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्ट, ये आता था पहले, जिसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने हर बिजनेसमैन के ऊपर लिमिट देकर रखी थी कि आपको फॉरेन एक्सचेंज, बाहर के देशों का जो है वो कोई भी एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए आपकी इतनी ही लिमिट हो सकती है, उससे ज़्यादा आप बाहर के देशों में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बराबर, किसी को बाहर घूमने भी जाना हो ना तो भी सरकार की लिमिट होती थी पहले कि आप बाहर के देशों में जा रहे हो, इतने ही पैसे जो है वो आप कन्वर्ट करवा सकते हो, उससे ज़्यादा पैसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ये लिमिट थी। जो चेंज करके ये फेरा एक्ट का फेमा एक्ट बना दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब सरकार कोई लिमिट नहीं रखती, आपको जितना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए आप ले सकते हो, बस गवर्नमेंट अब मैनेजमेंट करती है उसका कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है। बराबर ना। रुपीज के रिलेटेड भी कितनी सारी जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी वो डाउन कर दी, तो जिसकी वजह से मार्केट में रुपीज की वैल्यू अच्छी खासी बन गई। बराबर ना, हमारी करेंसी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हुई और अच्छी खासी जो है वो समझो पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट मिली हमारी करेंसी को, लिबरलाइजेशन की वजह से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इजी कर दिया, पहले तो एक्सपोर्ट इजी किया उन्होंने, एक्सपोर्ट के टैक्सेस वगैरह हटा दिए, तो अब यहाँ के प्रोडक्ट भी बाहर के देशों में इजीली जाने लगे। बराबर ना, एक्सपोर्ट के टैक्सेस उन्होंने हटा दिए, इंपोर्ट इजी कर दिया कि जिसकी वजह से बाहर की कंट्री से कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना हो तो वो आसानी से आ सके यहाँ पर। बराबर ना, इंपोर्ट भी एकदम इजी हो गया। दूसरा कि जैसे पहले मोनोपोलीज एक्ट चलता था कि कोई भी जो है वो बिजनेसमैन पर्टिकुलर मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकता, या उनके काफ़ी ऐसे रूल्स थे जो हटाकर अब कंपटीशन एक्ट जो है वो उन्होंने बना दिया था कि अब मोनोपोलीज अलाउड है लेकिन कुछ लिमिट तक, कुछ लिमिट तक, कि कहीं मोनोपोली करके जो है वो कोई भी बिजनेसमैन कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, ये खाली ध्यान दिया जाता है। पहले जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले अलग रूल्स थे, अब जो है वो ये रूल्स भी मोनोपोली एक्ट हटाकर कंपटीशन एक्ट जो है वो रख दिया गया। तो ऐसे कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए गए, और इन रूल्स रेगुलेशंस चेंज की वजह से जो है वो हमारी कंट्री में बिजनेस की बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई। बराबर ना, ये हम लोग किस में कहते हैं, लिबरलाइजेशन में कहते हैं। फिर लिबरलाइजेशन के बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। भाई प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या कि पहले जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस चलते थे ना, गवर्नमेंट ने अपने बिजनेस जो है वो प्राइवेट पर्सन को सौंप दिए, या तो फिर जो सेक्टर्स में पहले खाली गवर्नमेंट की ही मोनोपोली जैसा चलता था, मतलब सरकार प्राइवेट पर्सन को अलाउड नहीं करती थी, वहां पर भी उन्होंने जो है वो अलाउड करना शुरू कर दिया, इसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। बेसिक एग्जांपल हमें हमारे स्कूल का ही ध्यान है ना कि पहले कंट्री में जो भी स्कूल्स वगैरह भी चलते थे ना, वो सब जो है वो गवर्नमेंट स्कूल ही चलते थे, सरकारी स्कूल ही आते थे, प्राइवेट पर्सन को अलाउड ही नहीं था कि वो अपने कोई स्कूल शुरू करे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद फिर अलाउ किया गया ना। बराबर ना, यहाँ पहले स्कूल्स होते थे तो भाई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, उनके कहने के अलावा जो है वो कुछ भी कामकाज नहीं होता था। अब प्राइवेटाइजेशन है ना उसमें कि प्राइवेट पर्सन को भी अलाउ किया गया है।
या गवर्नमेंट पहले जो अपने बिजनेस चलाती थी ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार ने शुरू की थी, 40 साल तक वो सरकार अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज चलाने लगी, लेकिन उसका कोई कामकाज नहीं हुआ, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई। क्यों नहीं ग्रोथ होती थी पता है? कि भाई एक तो सबसे पहले तो वो कि भाई गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती थी। भाई उन्हें जो है वो ये देश चलाना है कि बिजनेस चलाने हैं, बराबर ना, बिजनेस के ऊपर उनका ध्यान था ही नहीं बिल्कुल भी। तो जिसकी वजह से बिजनेस तो लॉस मेकिंग होते ना, मतलब लॉस में ही जाते हैं ना वो, तो है ना। दूसरे, अगर बाय चांस कोई प्राइवेट पर्सन बिजनेस शुरू भी करते ना, प्राइवेट पर्सन बिजनेस अगर शुरू भी करते, तो सरकार की दखल अंदाजी इतनी ज्यादा थी ना कि समझो वो प्राइवेट पर्सन तो कोई थे ही नहीं, मतलब प्राइवेट बिजनेस तो कहलाता ही नहीं, वो समझो गवर्नमेंट बिजनेस ही कहलाता। भाई उन्हें जरा सा भी कुछ काम करना हो तो पहले सरकार से 10 परमिशन लेनी पड़ती थी, बरोबर ना, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे। और समझो भाई, समझो ना, वो गवर्नमेंट की कंपनी कहलाती थी, भले कोई प्राइवेट पर्सन भी शुरू करे। मैं भी अगर कोई पहले के टाइम में कि अगर सपोज मुझे कोई कंपनी शुरू करनी हो, तो एक भी डिसीजन लेना हो ना, पहले सरकार से पूछना पड़ता था, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं कंपनी में, बराबर। तो मतलब समझो प्राइवेट कंपनी कौन सी, वो तो सरकारी कंपनी हुई ना, उनसे पूछकर ही काम करना पड़ता था। इसे कहते थे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। ब्यूरोक्रेसी चलती थी यहाँ तो। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग ब्यूरोज, डिपार्टमेंट थे जिसकी हमेशा दखल अंदाजी रहती थी। वो नहीं पहले कि भाई कोई समझो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आकर रेड करते, ये तो आज भी होता है, पर पहले एक ऐसे डिपार्टमेंट नहीं, ऐसे 10 डिपार्टमेंट सरकार के चलते थे और हर कोई दखल अंदाजी करता था। फूड डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हमारे हिसाब से कहो, एग्रीकल्चर कहते भाई हमारे हिसाब से, जो इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे हिसाब से काम करो। तो वो बिजनेस की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, कोई भी प्राइवेट पर्सन अपना बिजनेस नहीं कर पाता। ब्राइबरी चलती, बराबर ना, करप्शन चलता, मतलब क्या कहते हैं, रिश्वत लेना चलता, भाई भ्रष्टाचार हद से ज्यादा था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हद से ज्यादा था। तो बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें? इसकी वजह से सरकार ने सोचा कि अब हमें बिजनेस से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाना है और अपने बिजनेस जो है वो ये उनको सौंप देने हैं। इसे ही उन लोगों ने नाम दिया प्राइवेटाइजेशन, बराबर ना, अपने बिजनेस प्राइवेट पर्सन को सौंपते गए। उसमें कितने सारे बिजनेस ऐसे थे जो कंप्लीटली जो है वो प्राइवेट पर्सन को सौंप दिए गए, कंप्लीटली उन्हें सौंप दिए गए कि अब आप चलाओ। या कितने बिजनेस ऐसे थे जो पार्शियली उन्हें दिए गए, पार्शियली, मतलब अभी भी सरकार के नाम से ही बिजनेस चलते हैं, गवर्नमेंट ने उस बिजनेस के 51% जितने शेयर्स अपने पास रखे और समझो 49% जितने शेयर्स जो है वो ये उनको सौंप दिए, भाव ना, प्राइवेट पर्सन को। मतलब समझो चलाना, काम करना, प्रॉफिट लॉस वगैरह उसका फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इस तरह से ये भी प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट था। समझ आ रही है ना बात? अब जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स छोड़कर बाकी के सभी सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि भाई रेलवे अभी भी गवर्नमेंट के हाथों में है, उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है ना। एक रेलवे, एक जो है वो ये एटॉमिक, जो भी जो है वो वर्किंग की जाती है, एटॉमिक सेंटर्स जो कहलाते हैं, नहीं, एटॉमिक एनर्जी जो भी क्रिएट करते हैं वो भी गवर्नमेंट के हाथों में। और एक डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, वो भी गवर्नमेंट के हाथों में है। बाकी सब में अब जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और इससे फायदे क्या है? इससे बहुत सारे बेनिफिट मिले। सबसे पहले तो बिजनेस की जो है वो वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, बराबर। बिजनेस की ग्रोथ जो है वो जल्दी होने लगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गया। सरकार इतने पैसे नहीं लगा सकती थी बिजनेस में, अब प्राइवेट पर्सन के हाथों में आया तो वो अच्छे खासे जो है वो ये पैसे लगा सके उसमें, बराबर ना, कैपिटल इंक्रीज हुआ। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो गई, बराबर। गवर्नमेंट इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं तैयार कर पाती थी जो प्राइवेट पर्सन कर पाए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी अच्छी हुई। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले मिस यूज होते थे ना, वेस्ट होते थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें ध्यान है, उनका पहले वेस्टेज ज्यादा था, गवर्नमेंट के हाथों में था तब। फिर जो है वो प्राइवेट पर्सन के हाथों में आकर उसका वेस्टेज जो है वो कम होने लगा। कस्टमर्स को प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी क्वालिटी के साथ साथ जो है वो ये अच्छे प्राइस में भी मिलने लगे, बराबर ना। कंपटीशन इंक्रीज हुई, तो कंपटीशन की वजह से एक तरह से समझो ना कि भाई उसका बेनिफिट कस्टमर को ही मिलता था ना, अच्छी प्राइस के प्रोडक्ट आते और उसका बेनिफिट कस्टमर्स को ही मिलता था। सही बात है ना। ये सब बेनिफिट उसमें हुए ना कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट को भी टैक्स वगैरह अच्छा मिलने लगा, जो प्राइवेट पर्सन थे उनकी ग्रोथ भी अच्छे होने लगी, कस्टमर्स को भी अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने लगे, या कहो अच्छे खासे प्रोडक्ट मिलने लगे। तो प्राइवेटाइजेशन से ऑलमोस्ट सबको फायदा हुआ देश में। लेकिन उसके कुछ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आए। हाँ, प्राइवेटाइजेशन से थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी आए, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो भले नेगेटिव इफेक्ट दे पर फायदे उससे काफी अच्छे थे। नेगेटिव इफेक्ट ऐसा आया कि भाई प्राइवेटाइजेशन की वजह से मोनोपोली इंक्रीज हो गई, सरकार की दखल अंदाजी निकल गई ना, तो प्राइवेट पर्सन अपनी मनमानी करने लगे, बराबर ना। वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, कस्टमर्स का, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे कि कस्टमर्स को कोई हल्की चीज भी हाई प्राइस में बेच देते थे,
बराबर ना। या तो फिर अगर कहो कि भाई जो वर्कर्स थे उन्हें जो है वो ये कम पैसे देकर ज्यादा काम करवाते थे, ये सब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया ना प्राइवेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि अब सरकार की दखल अंदाजी तो रहती नहीं थी फिर उसमें, ठीक है। इनके अलावा कहो कि भाई प्राइस राइज हुआ, प्राइस राइज जो है वो होने लगा प्राइवेटाइजेशन की वजह से। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है जो एम्प्लॉयज थे उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रही। एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी मतलब पता है ना, पहले गवर्नमेंट ऑफिस होती थी या गवर्नमेंट जॉब में कहो तो उन्हें सिक्योरिटी मिलती थी कि भाई चलो कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, खाली ट्रांसफर होगा या उसके बाद पेंशन वगैरह भी मिलेगी, ये जॉब सिक्योरिटी रहती थी। प्राइवेटाइजेशन में उन एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, बराबर ना, कि भाई जो प्राइवेट पर्सन थे कभी भी कहते हैं कि कल से जॉब पर नहीं आना है, तो रिस्क रहता है ना उनके लिए। या कहो कि भाई मार्केट में जो है वो वेल्थ का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं रहा। प्राइवेटाइजेशन से रिच पर्सन को अच्छा खासा फायदा मिला, रिच और रिच होते गए, पुअर और पुअर होते गए। सही बात कि नहीं, ये सब प्राइवेटाइजेशन में कहे ना हम लोग। और उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसका मीनिंग हमें ध्यान है कि भाई ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि जब जो है वो कोई एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कंबाइन होती हो, उसे हम एक तरह का ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ना। कि आज बिजनेस जो है वो कोई एक वर्ल्ड में या कहो एक कंट्री में जो है वो लिमिटेड नहीं है, आज पूरे वर्ल्ड में जो है वो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल मार्केट की तरह, एक ग्लोबल विलेज की तरह जो है वो बन चुका है, उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहें। सही बात कि नहीं। और ग्लोबलाइजेशन से भी हमारी कंट्री में बहुत बेनिफिट हुए। ग्लोबलाइजेशन से अगर हम लोग कहें ना भाई, जब ये पॉलिसी शुरू हुई थी तो हमारी कंट्री उस वक्त जो है वो यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन WTO के साथ कंबाइन हुई थी। हमारी इंडिया WTO के मेंबर बनी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की जब मेंबर बनी ना तो उसके बाद जो है वो हमारी कंट्री को काफी सारे बेनिफिट मिले उसके मेंबर बनकर। एक चलो एक बेसिक एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल भी आगे के चैप्टर्स में था हमारे, कि पहले के टाइम में है ना, पहले के टाइम में हमारी कंट्री ऑलमोस्ट जो वो कौन सी कंट्रीज के साथ रिलेशन रखती थी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी पता है, जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, रशिया है, ये सब डेवलप्ड। और जिनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लो लेवल पे था हमारा। WTO ही था जिन्होंने हमारी कंट्री को सजेशन दिया कि आप इस देश में एक्सपोर्ट करो ना, कि जिस कंट्रीज में जो है वो आपके गुड्स की नीड है, आपके गुड्स की डिमांड है, वहां एक्सपोर्ट करो। जहां डिमांड ही नहीं है वहां एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या। ऐसे सजेशन वो WTO ने हमें दिए, बरोबर ना। ये लिबरलाइजेशन सॉरी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट था हमारा। इसके अलावा WTO ने दूसरे बहुत सारे सजेशन दिए कि हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, हमारी कंट्री के बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए। कि समझो WTO ने ही जो है वो एक बताया था कि लिबरलाइजेशन के जरिए भी कौन कौन सी पॉलिसीज हमें हटा देनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें WTO ने हमें सजेस्ट की थी, यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट की थी, जिससे हमारे बिजनेस को, हमारी कंट्री को बहुत फायदा हुआ। अब कंट्री ग्लोबलाइजेशन के पार्ट की तरह समझो कि भाई पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। आज हमें कोई बिजनेस करना हो, रिसोर्सेज अगर सेंड करने हो, तो यहाँ बैठे बैठे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं ना, है ना। कहीं पे भी सामान सेंड भी कर सकते हैं, कहीं से भी सामान मंगवा भी सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया ना आज, बरोबर ना। आज हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट बाहर के देश के लोग आकर भी यहाँ पर काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाकर अपनी ब्रांचेस शुरू करते हैं, अपनी कंपनी शुरू करते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाया है कि नहीं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन जब होता है ना, ग्लोबलाइजेशन जब होता है तब उस वक्त जो है कोई भी दो कंट्रीज जब आपस में कनेक्टेड होती है ना, तो दोनों कंट्रीज आपस में एक तरह का एग्रीमेंट तैयार करती है। एग्रीमेंट, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उन दोनों के बीच में, दो देशों के बीच में। वो जनरल एग्रीमेंट GATT के नाम से भी पहचाना जाता है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। भाई यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर या WTO के साथ मिलकर या कितनी बार दो देश आपस में ही ऐसे एग्रीमेंट्स तैयार करते हैं कि अगर हम दो कंट्रीज जो है वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो किस लिमिट तक करेंगे। लिमिट अब तैयार होती है, बरोबर ना। ये लिमिट, हाँ ये लिमिट बहुत हाई होती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं तो पहले की तरह ब्रिटिशर्स की तरह होता तो कि कोई लिमिट ही नहीं और उनके सभी बिजनेस यहाँ इंडिया में आ जाते और यहाँ फिर से उनका राज हो जाता। पॉसिबल था ना। इसलिए अब एग्रीमेंट्स बनते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं कि भाई हमें जो है वो ये कितना टैक्स उन्हें देना पड़ेगा, या वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा, बरोबर ना। ये सब चीजें जो है वो उस एग्रीमेंट में तैयार होती है ना, और उसकी वजह से फिर ये ग्लोबलाइजेशन की वर्किंग शुरू होती है। और इससे भी बहुत बेनिफिट मिले हमारी कंट्री में, ग्लोबलाइजेशन के बहुत बेनिफिट हुए भाई। जैसे अगर कहो तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट के नंबर्स बढ़ गए। अब कहो ना अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ उसमें आपको 50 वेराइटीज मिल जाती है कि नहीं। कस्टमर्स के लिए क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस का बहुत बेनिफिट मिला।
अच्छी क्वांटिटी में मिलने लगे। अब चीज़ों की कमी, वो तो चीज़ें पुरानी हो गई कि अब कोई चीज़ों की कमी हो जाती है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि नहीं? कितने लार्ज स्केल पर जो है वो प्रोडक्शन होने लगा ना। दूसरा अगर कहो तो भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो क्वालिटी भी अच्छी, क्योंकि अब जो कंपटीशन थी ना, वो कंपटीशन जो है वो स्मॉल लेवल पर नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अब कंपटीशन होती है। तो ऐसी कंपटीशन में वही टिक पाता है जिस बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तो इसलिए अगर हर बिजनेसमैन अपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करेगा तो वो फायदा तो कस्टमर को ही मिलना है ना। और हैवी कंपटीशन की वजह से जो है वो प्राइस भी उन्हें डाउन रखना पड़ता है, तो कस्टमर को लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल जाती है। बराबर ना? टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हुआ, आज आप घर बैठे बैठे जो है वो हर एक टेक्नोलॉजी का यूज कर पाते हो कि नहीं? तो जिनकी वजह से भी तो बेनिफिट मिलता है ना हमें। बराबर ना? नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो कंट्री में यूज होती है। भाई यहाँ पर बिजनेस भी जो है वो लार्ज लेवल पर क्रिएट हुए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितने सारे बिजनेस आपस में मर्ज हुआ मतलब दो बिजनेस आपस में ज्वाइंट हुए, तो जिसकी वजह से कंट्री के रिसोर्सेज एक्सचेंज हुए। हमारी कंट्री के रिसोर्सेज दूसरे देश में जाने लगे, दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज यहाँ पर आने लगे। बराबर? तो रिसोर्सेज एक्सचेंज हुए, उसका भी फायदा हमें मिला। यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज भी काफी सारा हुआ है कि नहीं? हमारा कल्चर जो है वो बाहर के देशों के लोगों ने अपनाया, या बाहर के देशों का कल्चर जो है वो ये हमने अपनाया। कल्चरल एक्सचेंज भी तो हुआ कि नहीं? ग्लोबलाइजेशन से ये सब बेनिफिट हुए ना। लेकिन कुछ कुछ जो है वो नुकसान भी थे, ग्लोबलाइजेशन से नुकसान भी हुआ। ग्लोबलाइजेशन से जो लार्ज स्केल के बिजनेस थे वो हमेशा टिक पाए, स्मॉल स्केल बिजनेस एकदम से बंद हो गए। बराबर ना? इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी तो उसके सामने जो छोटी सी कंपनी जो चलाता था वो तो ऑलमोस्ट बंद के बराबर ही हो जाता ना, या उनका प्रॉफिट एकदम डाउन। वही कहो, इनकम की जो है वो इनइक्वालिटी रही, ये नुकसान भी हुआ ग्लोबलाइजेशन का। रिच और रिच होते गए, पुअर और पुअर होते गए। ग्लोबलाइजेशन से ये हुआ कि हमारी कंट्री का जो है वो खुद की ही कंट्री में समझो डिमांड कम हो गई। हमारी कंट्री में ऐसा ना कि ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन साथ में शुरू हो गया, कंट्री में ऐसा हो गया, दोनों साथ में शुरू हो गए। तो समझो कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो अभी अपनी कंट्रीज में, अभी जब तो शुरुआत करती ना, इतने में तो बाहर की कंट्रीज के लोग आकर वो पहले से ही कम प्राइस में यहाँ पर जो है वो सेल करने लगे, तो हमारी कंट्री की वैल्यू ही नहीं। सपोज अगर कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो, एक एग्जाम्पल कि मोबाइल बनाने वाली अगर कोई कंपनी है, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो भाई समझो कंपनी ने खुद यहाँ पर इंडिया में खुद के मोबाइल बनाना शुरू किया और सेलिंग करने के बारे में सोचा। अब तो वो यहाँ पर बनाए सेल करें, उसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी तो आ गया। तो बाहर की कंट्री के ऑलरेडी तैयार मोबाइल कंपनी यहाँ पर आ गए और सेल भी करने लगी। तो लोग बाहर की कंपनी के ही मोबाइल खरीदेंगे ना, हमारी कंट्री के मोबाइल कौन खरीदेंगे? तो मतलब समझो ना, हमारी कंट्री को जितना बेनिफिट मिलना चाहिए ना उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। बरोबर? यहाँ पर जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी कंट्रीज अपना बिजनेस लेकर यहाँ पर आती ना, तो वो सिर्फ यहाँ पर पैसे कमाने के लिए वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए लॉयल रहती। यहाँ के पूरे रिसोर्सेज अपने देश में ही जाते, यहाँ पर तो खाली टैक्स दिया जाता था। इनके भी एक आध एग्जाम्पल हमने पहले बताए थे कि यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं, भले वो मोबाइल की कंपनीज हो, भले सैमसंग जैसी कंपनीज हो, कोई रेस्टोरेंट्स हो, ये मैकडोनल्ड, डोमिनोज, या कोई जो है वो क्लोथिंग कंपनी हो, कोई भी बाहर की जो भी कंपनीज हैं इंडिया में चलती है ना, उन्होंने कभी इंडिया के लिए कभी कोई सोशल वर्किंग या कुछ किया है? हमें पता है ना, जैसे रिलायंस जैसी कंपनीज हैं, बीएसएनएल जैसी कंपनीज हैं, पता है वो अक्सर कोई भी मेडिकल कैंप रखती है, फ्री में एजुकेशन देती है, या कहीं पर जो है वो सोशल सर्विसेज वगैरह करते हैं ना, ऐसी इंडियन कंपनीज है वो। इसीलिए कभी मैकडोनल्ड ने मेडिकल कैंप रखा हो ऐसा हमने सुना है? कभी डोमिनोज ने जो है वो ये फ्री में एजुकेशन बच्चों के लिए किया हो, ऐसा कभी हमने सुना है यहाँ पर? नहीं। वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, सोशल सर्विसेज कभी भी नहीं करते। मतलब यहाँ पे जो भी उन्हें इनकम मिलती है ना, थोड़ा सा टैक्स इंडिया को देकर बाकी की पूरी इनकम बाहर भेज देते हैं। तो मतलब समझो यहाँ का पूरा बेनिफिट तो उन्हें उनके देशों में ही मिलता है ना, हमारे कंट्रीज को तो बेनिफिट ना के बरोबर है। समझो आज भी समझो हमारी कंट्री के कस्टमर को एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन ही तो करते हैं, उन्हें लूट कर और पूरा पैसा अपने देशों में भेज देते हैं। इसकी वजह से पता है कितनी बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई इंडियन गुड्स खरीदो, इंडिया की कंपनीज के ऊपर जो है वो जोर दो, क्योंकि बाहर की कंपनियां आकर वो पूरा बेनिफिट खुद लेकर चले जाते हैं, यहाँ की कंपनीज को या यहाँ की गवर्नमेंट को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता। बरोबर? कस्टमर का भी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि प्राइस एकदम लो प्राइस भी हाई प्राइस, सॉरी लो गुड्स भी हाई प्राइस में जो है वो बेचे जाते हैं, है कि नहीं? कितनी सारी लग्जरियस गुड्स हैं, हमें ध्यान है कि जिसकी शायद इतनी वैल्यू भी नहीं होती, वो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज में जो है वो सेल किए जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से भी जितने फायदे हैं ना, उससे कई ज्यादा जो है वो नुकसान भी है।
लेकिन भले ही जो है वो इनके नुकसान भी हैं, लेकिन उन्हें उन नुकसान को जो है वो हम काफ़ी हद तक इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो भाई कहो ना भाई कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाते हो तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये पॉलिसीज शुरू ना होती ना तो हमारी कंट्री आज जो है वो बहुत पीछे होती, बहुत पीछे होती अगर ये पॉलिसीज ना होती तो इन पॉलिसीज की वजह से ही आज हमारी कंट्री आगे आई है। लेकिन हाँ, अगर भाई इसके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं तो वो फिर अवेयरनेस हमारी गवर्नमेंट में, हम लोगों में होनी चाहिए वो अवेयरनेस कि इन नुकसान को किस लिमिट तक रोकना है, कि कहीं हद से ज़्यादा नुकसान ना हो जाए इनकी वजह से। बराबर। तो देखो, आज जैसे हम लोगों ने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में भी समझा, ये चैप्टर एंड किया ना। अब जो आगे के पॉइंट्स या जो नेक्स्ट जो भी होगा वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।